प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार, मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। साथियों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। अगस्त के आखिरी रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत को लेकर कुछ बातें कही थीं। आइए पहले सुनते हैं ये अंश। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। शीघ्रगाम गंगाम इदम लक्ष्मणम अब्रे। ऐसे कर तो सातो दृष्ट्वा नदीतीरे नवाम श्वाकुनंदना तितीर्षु शीघ्रगाम गंगाम इदम लक्ष्मणम अब्रवीत। साथियों, इस ऑडियो का संबंध यूरोप के एक देश लिथुएनिया से है। वहां एक प्रोफेसर विदोनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत ऑन द रिवर्स। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहां उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया। यहां ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए। आज हमारे बीच मौजूद है पंकज मिश्रा जी। आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। पंकज जी, आपका स्वागत करते हैं। पंकज जी, संस्कृत इस शब्द से जुड़ा हुआ एक और शब्द है संस्कृति। क्या ये एक ही शब्द के दो रूप हैं? आपने जो प्रश्न पूछा संस्कृत और संस्कृति, हम इसमें एक और शब्द जोड़ते हैं और वह है संस्कार। तो अगर संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो तीनों शब्दों का जो रूप है, जो उसकी जो संरचना है, वो समान है। केवल उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे संस्कृत जब शब्द कहते हैं और अगर इसे हम भाषा से भिन्न कहें तो इसका मतलब होता है परिष्कृत, शुद्ध, छना हुआ। उसी तरह से संस्कृति जब कहते हैं तो उस छने हुए रूपों का जो हम समाज में व्यवहार में जो प्रयोग लाते हैं वह हो जाता है। और संस्कार वह होता है जिसे हम कैरी करते हैं, जो अपने पूर्वजों से सीख करके अपने बाद के आने वाले पीढ़ियों तक जिसे भेजते हैं और जिनको हम जीते हैं अपने समाज में, वह हमारा संस्कार हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कहें तो तीनों एक ही वर्ग के शब्द हैं और संस्कृत ने हमारी संस्कृति को बनाए रखा। अब इसको मैं और अच्छी तरह से कहूं तो संस्कृत भाषा ने हमारी संस्कृति को बनाए रखा और संस्कृति ने संस्कृत भाषा को कॉम्प्लीमेंट किया। इसलिए इन दोनों में हम बहुत अधिक अंतर नहीं समझते। पंकज जी, यहाँ आपने जो उच्चारण किया वो किया संस्कृत, और हम लोग ज्यादातर लोग संस्कृत ही बोलते हैं। हाँ। पता है सही क्या है और कैसे? नहीं, इसमें हमें कोई उलझन नहीं होना चाहिए। संस्कृत भी सही है और जो मैं बोल रहा हूं संस्कृत, यह भी सही है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये मान के चलता हूं कि मैं जिस संस्कृत को बोलता हूं उसमें मैं वैकल्पिक रूप को लेके चलता हूं और संस्कृत जो है ये लोक में व्याप्त। अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो दोनों में एक उपसर्ग है सम। वही सम उपसर्ग चूंकि आगे आने वाले शब्द को ना में बदल देता है तो वो संस्कृत हो जाता है। संगीत भी इसी से बना है। और वो बदल जाता है। लेकिन जो मैं बोलता हूं उसमें उस विकल्प को ना लेकर के डायरेक्ट उस उच्चारण को कंटिन्यू करता हूं। अंतर नहीं है मेरे, ये कह सकते हैं कि होठ पे और जिह्वा पे यह अब उच्चारण रच बस गया है। तो लेकिन बचपन में मैं भी संस्कृत ही बोलता था। लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं शुद्ध है। पंकज जी, ये जो संस्कृत भाषा है, इसे यूं देखा जाए तो देववाणी भी कहा गया और हमारे प्राचीन ग्रंथ तो यहाँ पर है, साहित्य भी लिखा गया। लेकिन संस्कृत पर ये आरोप लगता है कि साहब ये देववाणी जरूर कही जाती है लेकिन ये आम आदमी की भाषा नहीं रही, ये एक शास्त्रीय भाषा ही रही। ये आरोप कितना सच है? देखिए, इसको हम 3 लेयर में देखते हैं।
सबसे पहले तो ये कहना पूरी तरह से, एक मैं आधिकारिक रूप में कह रहा हूं कि यह गलत होगा कि संस्कृत लोक भाषा नहीं रही, क्योंकि यदि यह लोक भाषा नहीं रही होती तो उस समय के सारे साहित्य नहीं लिखे जाते, और साहित्य का सारा संबंध आम जीवन से होता है। तो अगर वहां पर उस समय यह भाषा साहित्य में प्रयोग में लाए जाते थे, और उससे भी बढ़कर एक और मैं विशेष बात कहूंगा, हमारे जो विज्ञापन होते हैं और हमारे जो विज्ञापन की भाषा होती है, हमारी जो राजकीय आदेश की भाषा होती है, वो बहुत ही सरल भाषा में होती है ताकि आम व्यक्ति भी उसे समझ सके। प्राचीन काल में अभिलेखों की जो पूरे अभिलेखों की भाषा है, आप अशोक को छोड़ दें, जो पत्थरों पर लिखी जाने वाली भाषा है वो संस्कृत है। और अगर वो राजकीय आदेश है और आम आदमी उसे पढ़ रहा है, भोज प्रबंध में आप कहानी सुनेंगे कि जो एक जुलाहा है, जो एक वीवर है, वह राजा से संस्कृत में बात करता है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते, हाँ, किसी भी समाज में केवल और केवल एक भाषा नहीं चलती। आज यदि हम हिंदी को या अंग्रेजी को मानक भाषा बोल के चलें, मान करके चलें, तो जब सुदूर गांव में हम जाते हैं तो हम क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, ब्रज हो, इवन अगर प्रादेशिक भाषा की बात करें तो पंजाबी हो, हरियाणवी हो, या तमिल और तेलुगु हो, तो ये भाषा चलती है। उसी तरह से प्राचीन काल में भी अगर संस्कृत मूल भाषा थी, मुख्य भाषा थी, तो उनके साथ और सहायक भाषा थी। अब प्राकृत कह लें, पाली कह लें, जो आम लोग उसी का अपभ्रंश रूप बोलते थे। लेकिन यह कहना कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, यह गलत होगा, क्योंकि राजकीय आदेश यदि संस्कृत में आ रहे हैं और वो कहां पे जा रहे हैं, वो आम जनता के लिए जा रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण या इस का निर्माण, अगर अपने इस महरौली का जो आयन पिलर है वहां पर जाकर देखें, वो संस्कृत में श्लोक है। राजा ने किनके लिए लिखवाया, उस पर किनको पढ़ने के लिए दिया, जबकि वहां पर आम व्यक्ति की पहुंच मात्र है, वो कोई राजकीय भवन में स्थापित नहीं है। इसलिए यद्यपि इस पे और अधिक तर्क हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये दोनों तर्क सही होगा कि साहित्य समाज के लिए लिखा जाता है, आम व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, उसे पढ़ने वाला आम व्यक्ति होता है। और यदि कालिदास, भास, भारवी यदि ऐसा साहित्य लिखते हैं तो वो आम लोगों के लिए लिखते हैं, इसलिए वो आम लोगों की भाषा है। लोक और शास्त्र, इनके बीच में संभाव भी रहा और कुछ लोग संघर्ष भी बताते हैं। कुछ कहते हैं कि साहब संस्कृत से लोक भाषाएं उपजी, कुछ कहते हैं कि साहब लोक भाषाओं ने संस्कृत को समृद्ध किया। सत्य क्या है? ये बड़ा ही भाषा वैज्ञानिक एक यह जटिल प्रश्न है। इसको हम इस रूप में समझें, जो संस्कृत का प्राथमिक रूप है वह वैदिक संस्कृत है, जिसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और बाद के जो वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। हम यदि केवल ऋग्वेद की बात करें तो उनमें जिस प्रकार की भाषाई विविधता है, उससे निस्संदेह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हर एक क्षेत्र में, जैसे आज हम कहावत कहते हैं ना कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं ऋग्वेद में ऐसे भाषाई परिवर्तन हैं, अर्थात लोक भाषा को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए ये अंतर्ग्रथित है। इस समस्या का समाधान हम केवल ऑब्जेक्टिवली हाँ में ना में नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद हम जब देखते हैं, जब कोई एक भाषा समाज के ऊपर अपना समस्त प्रभाव छोड़ चुका होता है, तब वहां से लोक परंपराएं, लोक भाषाएं या लोक प्रवृत्ति, लोक व्यवहार आदि निकलकर हमारे सामने आता है। तो जब प्राथमिक रूप हम भाषा की लें, वैदिक संस्कृत का रूप लें, तो मुझे कहने में यह संदेह नहीं होगा कि नहीं, यह लोक भाषाओं का समुच्चय है। लेकिन जब क्लासिकल एरा की बात करते हैं, जब हम शास्त्रीय साहित्य युग की बात करते हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि उनसे फिर लोक निकला। ये शास्त्रीय युग हम कब से माने? हाँ, वस्तुतः जो पाणिनि का काल है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व हम लोग मानते हैं, लेकिन ये आधुनिक इतिहासकारों का कहना है। यदि अगर मैं अपने काल को लेकर के चलूं तो मैं इसे 1200-1500 वर्ष और पीछे ले जाना चाहूँगा। लेकिन जब भी कभी पाणिनि का काल है, पाणिनि ने जो ये आधुनिक संस्कृत जो हम प्रयोग में लाते हैं, इनका निर्माण किया, उसके बाद से जो लिखे जाने वाले साहित्य हैं, हम उनको क्लासिकल एरा का कहते हैं। और तभी जो भास हैं या कालिदास हैं, इन सारे जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं, उनको हम शास्त्रीय युग या क्लासिकल एरा का कवि कहते हैं। फिर उसके बाद जब विदेशियों का प्रभाव आता है, भाषाओं के ऊपर में प्रहार होता है, संस्कृत को दरकिनार कर दिया जाता है, नई भाषा का उदय होता है, नई भाषाओं का संरक्षण मिलता है, तो वहां से हमारा शास्त्रीय युग जो है वो खत्म हो जाता है। पंकज जी, जो संस्कृत है या यूं कहें कि तमाम भाषाएं, ये
चलायमान है, गतिमान है। यानी अंग्रेजी भी जिस ढंग से आज से 200 साल पहले शेक्सपियर की अंग्रेजी देखें और आज की अंग्रेजी देखें उसमें अंतर है, इस तरह संस्कृत भी चलायमान थी। आप रावण का शिव तांडव स्तोत्र देखें, वो बिल्कुल उसकी भाषा संस्कृत बिल्कुल अलग है। कालिदास कहा जाता है, 3 कालिदास थे जो भी, लेकिन उनके जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा संस्कृत थोड़ी सी अलग है। भास की आपको अलग मिलेगी। विभिन्न कालखंडों में शंकराचार्य की संस्कृत आपको थोड़ी सी और अलग मिलेगी। विभिन्न कालखंडों में संस्कृत के स्वरूप भी आपको बदले हुए मिलेंगे। ये कहाँ कहाँ कैसे बदले और कब तक बदलते रहे? देखिए, सबसे पहला परिवर्तन तो पाणिनि युग है, जिन्होंने वैदिक संस्कृत को पूरी तरह से परिष्कृत करके और जो शास्त्रीय, जिसको कहते हैं व्याकरण निष्ठ संस्कृत भाषा का उद्भव किया। एक चीज और कहूं मैं कि जो संस्कृत में जो भी प्रयोग होते गए वो समाज ने नहीं प्रयोग किया, लोक ने प्रयोग नहीं किया, ये इन्हीं कवियों ने प्रयोग किया। आपने बड़ा सुंदर रावण का नाम लिया। अगर उनके शब्द, उनके जो भाषा है, अगर आप देखें कि प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पूरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम बजे, ये प्रयोग है। कवि प्रयोग करते हैं, कवि भाषा के साथ प्रयोग करते हैं। मैं अगर हिंदी भाषा का उदाहरण लूं तो एक जगह प्रेमचंद का है और दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद का है। वो लंबे लंबे बाल के लिए जयशंकर प्रसाद शब्द प्रयोग करते हैं, गुल्फ विलंबित केश कलाप, बताएं, और जिसको एक सहज भाषा में हम लंबे बाल कह देते हैं। तो कालिदास भास आदि का जो संस्कृत है वो प्रयोग नहीं है, वो भाव प्रधान है, भाषा प्रधान नहीं है। लेकिन कवियों में भी प्रतिष्ठा लेने की होड़ होती है और उन्हीं होड़ में संस्कृत भाषा के साथ प्रयोग होते चले गए। जिस भारवी की मैंने अभी चर्चा की, अगर उनका एक पद्य सुनेंगे, वो केवल एक वर्ण से है। ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननु नेन्नो नाने ना नुन्न नुन ननु। यहीं से संस्कृत में हम कहते हैं कि जब से संस्कृत में प्रयोग प्रारंभ हुआ तब से संस्कृत भाषा ने अपना रूप परिवर्तन प्रारंभ किया और साहित्य में ऐसे ऐसे प्रयोग होने लगे। हम लोग खेलते हैं कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, 5 अक्षर। हमारे यहाँ देखेंगे कि ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि उल्टा पढ़ेंगे तो भी वही, सीधा पढ़ेंगे तो भी वही। देवा कानिनी कावादे, पहली पंक्ति है, इसमें इधर से पढ़ेंगे वही आएगा। वाहिका स्व स्वका ही वा काका रे भभरे काका निस्व भव्य व्यभस्वनी। तो ये प्रयोग ने जो हुआ, इससे भाषा चलायमान होती गई। और मैं दुख के साथ कह रहा हूं, हो सकता है कि यह विवाद का विषय बन सके, लेकिन अगर संस्कृत भाषा की जो चलायमान, जो आपने कहा, जो उनकी जो गति को अवरुद्ध किसी ने किया तो इन्हीं कवियों ने किया। क्योंकि ऐसे जटिल भाषाओं का प्रयोग किया, ऐसे लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया कि आम व्यक्ति, जिनके लिए कि कालिदास की और भास की भाषा कर्णप्रिय हुआ करती थी, वाल्मीकि की भाषा में गेयता थी, जो भगवत गीता की भाषा है हम एक क्षण में रट लेते हैं, सीरियल देख करके उनके श्लोक हमें रटे चले जाते हैं। वो इन शास्त्रीय युगों के प्रयोगवादी कवियों ने संस्कृत की गति को अवरुद्ध किया। लेकिन जो आधुनिक है, फिर हम वहां से सीख लेकर के अपनी इस भाषा को और अधिक सरल बनाने में लगे हुए हैं, बल्कि ये भाषा और अधिक सरल होती चली जा रही है, जिसका परिणाम है कि इसका एक वैश्विक स्वरूप बनता जा रहा है। हम ये जरूर कहेंगे कि कुछ क्षण के लिए, 400-500 वर्षों के लिए संस्कृत की गति अवरुद्ध हुई। पंकज जी, यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र वापस लोक और शास्त्र का करते हैं। वाल्मीकि रामायण एक आदर्श ग्रंथ, और यूं कहें कि राम के कथा को लेकर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ, ये प्राचीन ग्रंथ उनके समय में लिखा गया, उनके बाद लिखा गया। और उसके बाद हम बाद में आते हैं आधुनिक काल में तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जो ठीक लोक भाषा में ठीक ठाक अवधि कह लें तो भी ठीक चलेगा। लेकिन आज एक आम व्यक्ति वाल्मीकि रामायण के श्लोक याद नहीं रखता, लेकिन तुलसी की रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो हैं वो एक गांव की महिला को भी कंठस्थ है, याद हैं, वो गाती हैं, वो बोल लेती हैं। तो बताएं कि यहाँ पर आकर लोक और शास्त्र का फर्क और ज्यादा गहरा नहीं हो गया? नहीं, मैं 2 रूप में भाषा को देखता हूँ। एक तो सबसे पहले है कि राजनीतिक संरक्षण, जो दुर्भाग्य से एक खास कालखंड में राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला। दूसरी बात, जब आपने रामचरितमानस की कही, निस्संदेह उनकी व्यापकता है, और उनकी व्यापकता का कारण क्या रहा कि आज भी गांव में गली चौराहे पे रामचरितमानस का बच्चा बच्चा पाठ करता है। यही नहीं, जो हमारे बॉलीवुड की मूवीज हैं उसमें इनकी चौपाइयों को लेकर के गानों को धुन बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात,
जो हमारा ये ऑल इंडिया रेडियो है, उन्होंने रामचरितमानस को एक पूरा वैश्विक रूप दिया कि प्रातःकाल हम लोग बचपन में जगते थे और आज भी सुनते हैं तो हमें रामचरितमानस का पाठ मिलता है। अर्थात एक प्रयास है जन जन तक पहुंचाने का। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये वही वाल्मीकि रामायण है जिसके विषय में पंक्ति है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावद रामायणी कथा लोकेशु प्रचरिष्यति। यानी जब तक सूरज चांद रहेगा रामायण की वो कहानी चलती रहेगी। ये वाल्मीकि रामायण है। अगर उसी वाल्मीकि रामायण का पाठ हम प्रतिदिन जिस तरह प्रातः काल हम देते हैं ऑल इंडिया रेडियो से या हम अलग जगह से दे, तो क्यों नहीं इसके 2-4 श्लोक लोगों को याद होंगे। आप महाभारत सीरियल की बात करें, बच्चे बच्चे को कर्मण्यवाधिकारस्ते ज्ञात है, बच्चा बच्चा यदा यदा ही धर्मस्य, हर बच्चे को यह श्लोक याद था। और तो और जब चाणक्य धारावाहिक आया उस समय जो प्रारंभ में जो वैदिक मंत्र है सबको याद था, क्योंकि बैठ करके सुनते थे, उठ कर जाते थे। रामायण के प्रचार प्रसार में इस तरह का कभी कोई प्रयास नहीं हुआ, इसीलिए इसके पद्य हम लोगों तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन वही वो रामायण है जिसने इस राष्ट्र को एक महापुरुष, एक जिसको कहते हैं कि सर्वत्र व्यापनशील एक चरित्र दिया, राम। और उसी राम के व्यक्तित्व को तुलसीदास जी ने आगे चलाया। अवधी भाषा है, आम लोगों की भाषा है, जन जन की भाषा है, हिंदी के काफी नजदीक है, इसलिए इनको ग्रास्प करना, इनकी चौपाइयों को याद करना आसान है। संस्कृत की है, लोक जीवन की भाषा नहीं है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि संस्कृत लोक से दूर है और रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी का, वो लोक में समाहित है। यानी ये गैप संस्कृत का और लोक भाषाओं का यहाँ आकर आपको बहुत बड़ा नहीं लगता? नहीं, उसका तो मैंने कारण बताया आपको कि ये विशुद्ध राजनीतिक संरक्षण है। 1192 में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है और एक जो राजकाज की एक भाषा है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, जो कि कभी संस्कृत की रहा करती थी। उसके बाद आपको मुगल वंश प्रारंभ होता है, एक नई भाषा का उदय होता है, उर्दू आदि का उदय होता है। संस्कृत पूरी तरह से मार्जिनलाइज्ड भाषा बनती जा रही है और उसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण होता है, अंग्रेजों का प्रभाव आता है और आज जन जन में अंग्रेजी भाषा व्याप्त है। आप समझें कि लगभग ये 1000 वर्ष यदि एक भाषा को हम दूर करके रख दें, आप जरा ये सोचें कि एक मिठाई जिसे हमने आज से 20-25 साल पहले खाई होगी तो आज तक तो उसका स्वाद हम भूल ही चुके होंगे ना। तो इसी प्रकार ये 1000 तक जिस भाषा को पूरी तरह से मार्जिनलाइज करके रखा गया, तो वो कहाँ उसकी चीज, उस आनंद को या लोगों में हम कहाँ उसको पाएंगे। लेकिन यह जरूर है कि आज की व्यवस्था, आज का प्रशासन, आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये इस संस्कृत के समुत्थान के लिए कृत संकल्प है और हमें विश्वास होगा लोगों में ये भाषा जरूर एक बार फिर से आएगी। संस्कृत और साथ में संस्कृति के इससे अंतर संबंध, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है पंकज मिश्रा जी। आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत के विभाग अध्यक्ष हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं पंकज जी लिपि पर। देवनागरी, ये माना जाता है कि शायद विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है और साथ ये भी कहा जाता है कि शायद संस्कृत ने देवनागरी को या देवनागरी ने संस्कृत को चुना और सौभाग्य से देवनागरी अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय भाषाओं में, खासतौर पर उत्तर भारत की लगभग सारी भाषाओं में। यहाँ तक यूँ माने कि अगर हिमालय के उस तरफ चले जाएं तो तिब्बती भाषा भी लगभग देवनागरी, नेपाल भी आपको नेपाली भाषा। तो ये देवनागरी और संस्कृत, इन दोनों का क्या संबंध है? मैं थोड़ा सा इसमें और एक टिप्पणी कर दूं कि कोई भी भाषा किसी लिपि से बंधी नहीं होती और कोई भी लिपि किसी भाषा के लिए नियत नहीं होती, क्योंकि जो संस्कृत का प्रारंभिक रूप है वो ब्राह्मी में है और ब्राह्मी भाषा आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के बाद तक ब्राह्मी लिपि, क्षमा चाहता हूं, बाद तक वो लिपि आती रही। एक निश्चित कालखंड में आप कहें कि 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में एक पूरी तरह से, इसको क्रांति कहते हैं, एक परिवर्तन है और एक नई लिपि का उदय होता है। और आपने स्वयं ये बातें कही, गुप्त काल के बाद की बात, आपने स्वयं ये बातें कही कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, निस्संदेह है ये देवनागरी जो है इतनी प्रामाणिक और वैज्ञानिक लिपि है कि जिसने संस्कृत को अपने में आत्मसात किया और संस्कृत उसे देवनागरी में आत्मसात हो गई। लेकिन आप अगर दक्षिण भारत जाएं तो वहां पे संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं
तमिलनाडु में तमिल में लिखे हुए हैं, मलयालम में वो मलयालम में है, मलयालम भाषा में केरल में। इसी तरह से जिस किसी भी प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर उसी लिपि में उनको किया जा रहा है। हाँ, उत्तर भारतीय संदर्भ में या भारोपीय भाषा परिवार के संबंध में अगर आप देखें तो ये निस्संदेह जो है ये संस्कृत जो है देवनागरी के अत्यंत निकट हैं, और कई सारे ऐसी कई सारी राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि आपको देवनागरी आनी चाहिए, चूंकि आप देवनागरी में ही संस्कृत की सारी बातें लिखेंगे। ये जरूर है कि देवनागरी को जो समृद्ध जिस भाषा ने की वो संस्कृत है। देवनागरी को वैज्ञानिक भाषा जिसने बनाई वो संस्कृत भाषा है, अन्य कोई भाषा नहीं है। क्योंकि वो जो हम चंद्र बिंदु और अनुस्वार जो कि आज हमारा विलुप्त हो गया है, हिंदी ने उनको पूरी तरह से, लेकिन आज भी संस्कृत में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो जो चांद का जो चंद्र बिंदु है संस्कृत में उसका भी प्रयोग होता है, और नियमों के अनुसार जहाँ पे अनुस्वार होना चाहिए वो अनुस्वार का भी प्रयोग होना होता है। और यही कारण है कि संस्कृत जो है इसलिए वैज्ञानिक भाषा कहलाती है कि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही हम बोलते हैं। यह विशेषता किसी अन्य भाषा में प्रायः नहीं देखी जाती है। पंकज जी, अब थोड़ा सा चलते हैं भारत में भाषाई विवाद पर, और ये बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। वो इस लिहाज से कि दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो जैसे मलयालम का जिक्र करेंगे तो मलयालम में आपको शायद इतने संस्कृत के शब्द मिलेंगे जो शायद हिंदी में भी नहीं है। यानी उत्तर भारतीय भाषाओं पर तो फिर भी फारसी का या अरबी का या थोड़ा बहुत अंग्रेजी का, पुर्तगाली का इनका प्रभाव है, लेकिन दक्षिणी भाषाएं संस्कृत के ज्यादा नजर। तेलुगु देखिए आप, उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। फिर भी ये जो भाषाई भेद है कि साहब उत्तर की भाषाएं जो हैं वो अलग हैं, हिंदी अलग है, और हमारी भाषाएं जो अलग हैं ये संस्कृत से अलग हैं, संस्कृत से पुरानी है, ये विवाद कैसे और क्यों? देखिए, जब भी कभी किसी चीज को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है तो उसके नेपथ्य में राजनीति होती है। अन्यथा भाषाई विवाद भारत जैसे देश में, जहाँ जो कि संस्कृति के लिए जो देश जाना जाता है, उसमें भाषाई विवाद नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक रही पौर्वापर्य का, इतिहास का, तो हमारे पास स्वयं का इतिहास है। हम किसी भाषा का नाम नहीं लेते, लेकिन कोई भी ऐसी भाषा है जिसमें आप यह देखें कि ऋग्वेद से पहले की है क्या कोई भाषा? नहीं है। और ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। इसी प्रकार से क्या महाभारत से पूर्व कहीं कोई ग्रंथ लिखा गया? नहीं है। तो ये जब हम होते हैं ना कि जब हमें राजनीति में अपने स्वार्थ को सिद्ध करना होता है तो अपनी जो जनता है ना उनके मन में ये भावना हम फूंकते हैं कि हम ये हैं और हमारा ये है, और ये जो स्व और स्वार्थ है वही इस प्रकार का विवाद उत्पन्न करता है। संस्कृत को लेकर के विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आपने स्वयं कहा जितने भी हमारे दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, जो आपने मलयालम, तमिल या तेलुगु या कन्नड़ की बात की, मैं पहली बार गया था आंध्र प्रदेश में, जा रहा था विशाखापत्तनम, ट्रेन में मैंने समझ लिया लिखा हुआ था अन्नमु पप्पुकूड पर्वतमु। देखिए संस्कृत में पर्वतम, वहां पे पर्वतमु, अन्नम अन्नमु। तो ऐसी ये जो चीज है इसको समझने में हमें कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो भी कोई विद्वान होते हैं, मैं राजनीति से परे व्यक्ति की बात करता हूं, उनमें ये विवाद नहीं देखेंगे। और यदि वो राजनीति में हैं और तब विद्वत्ता की बात करते हैं तो वो विद्वान नहीं है, और अगर विद्वान है तब राजनीति की बात करते हैं तो वो राजनीतिज्ञ नहीं है। तो यानी इस चीज को हमें समझना चाहिए। किसी भी प्रदेश में चले जाएं, संस्कृत का जो वर्चस्व है, आप तिरुवल्लुवर जी की बात कर रहा हूं, उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनमें इतना अधिक संस्कृत के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो संस्कृत के पहले संस्कृत के बाद के नहीं, लेकिन यदि महाभारत किसी ने पढ़ा है, किसी ने रामायण पढ़ा है, किसी ने गीता पढ़ी है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन उस पर है। तो अब यहां पर वही प्रश्न हो जाता है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले हम या पहले आप, पहले ये भाषा या पहले वो। इसलिए मैं समझता हूं कि खास करके सविशेष संस्कृत को लेकर के विवाद नहीं होना चाहिए, और संस्कृत ने कभी भी अपने को इस विवाद में रखने का प्रयास भी नहीं किया कि मैं तुमसे पहले तू मेरे बाद में, क्योंकि संस्कृत का जो संस्कृतत्व है ना उसको कभी कोई चुनौती नहीं है। वो स्पष्ट कह गए हैं वाल्मीकि जी कि जब तक सूरज चांद रहेगा इस भाषा में किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं आना है। तो ये विवाद जहां पर आता है वो हिंदी है, या अन्य जो दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय भाषाओं का जब संघर्ष होता है उसको लेकर के यह विवाद और अधिक जटिल हो जाता है। एक विवाद का और कारण है कि हमने भाषा को किसी वर्ग विशेष से जोड़ दिया कि संस्कृत इस वर्ग की भाषा है,
मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूं कि जो हमारे जो समाज का 4 वर्णों में विभाजन है, उनमें इनको प्रथम वर्ण मात्र से जोड़ करके रख दिया। या अगर आधुनिक शब्दावली का आरोप भी लगाया गया कि इस वर्ण ने दूसरे वर्गों को या दूसरे वर्णों को ये भाषा सीखने नहीं दी, ताकि वो शास्त्रों को संस्कृत में वे ही पढ़ सकें। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। पूरे विश्व का, भारत की तो बात ही छोड़ दें, जो लोगों को जिस ग्रंथ ने सर्वाधिक प्रभावित किया उसका नाम है रामायण। उस ग्रंथ का विलेन कौन है, खलनायक कौन है, ब्राह्मण। नायक कौन है, क्षत्रिय। और लेखक कौन है, रचयिता कौन है, वाल्मीकि। मैं नाम नहीं लूंगा कि किस वर्ण के ये पूज्य हैं। इससे बड़ा समन्वय कहां होगा, कहां पर ब्राह्मणों ने रोका। और ये तो एक मैं अधिक मैं बात कह रहा हूं, लेकिन एक बहुत ही सरल और सीधा सा ग्रंथ है मृच्छकटिकम। उस मृच्छकटिकम में देखिए कि राजा क्षत्रिय है, ये शूद्र का मतलब माना जाता है। हाँ, लेकिन आपने जो भास कहा उसमें भी दोष नहीं है, इसलिए कि ये दोनों में तारतम्य पर ये चल रहा है, संघर्ष है कि कौन इसके लेखक। मैं जिस विषय की ओर आ रहा हूं, जो राजा है उसमें उसका नाम है पालक, ठीक है, वो क्षत्रिय है। पहली बार विश्व इतिहास में कहीं आपको सत्ता परिवर्तन, जो कू जिसे कहते हैं, वो दिखाया गया मृच्छकटिकम में। और कू का लीडर कौन है, आर्यक, वह शूद्र है। और नाम भी देखिए, आर्य शब्द है प्रयोग उस व्यक्ति के लिए जो चतुर्थ वर्ण का है। एक ब्राह्मण एक वेश्या से प्रणय करता है, उससे शादी करता है। मैं समाज की बात आपको कह रहा हूं। और उसका लेखक कौन है, शूद्रक। शूद्रक में देखिए, हम बालक शब्द कहते हैं, क्या अर्थ होता है, बच्चा। बाल शब्द कहते हैं, क्या अर्थ होता है, बच्चा। उसी तरह शूद्रक का क हटाइए और शूद्रक में शूद्र में क लगाएं। कौन है लेखक, हमें कहां पर यह दिख रहा है। और तो और आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे, शुरू में ही दुष्यंत जिस रथ पे आता है, रथ चलाने वाला जो उसका ड्राइवर है, वो संस्कृत में बोलता है। ये एक खास वर्ग के चिंतक ने यहां के लोगों को मति में ऐसी कुत्सित विचार धारा जो है वो प्रवाहित कर दी। हम उससे निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि एक कालखंड में हमें अपने ही समाज में हमें एक कह सकते हैं कि दोषी की तरह हमें दिखाया गया कि हमने ऐसा किया। ये विमर्श का विषय है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो काल या वो साहित्य पूरी तरह से शुद्ध है, उसमें है दोष, लेकिन हम एक पक्ष मात्र से देखेंगे, केवल दोष ही दोष हम देखने को चलेंगे तो सब जगह हमें चांद भी हमें कलंक से युक्त लगेगा। लेकिन उसी चांद को जब हम उस सुंदरता का प्रतिमान के रूप में देखते हैं तो वो कलंक हमें दिखाई नहीं देता। हमें अच्छाई को समझना है, बुराई का परित्याग करना है। पंकज जी, यहाँ पर एक आरोप और लगता है, और वो आरोप ये कि 2600 साल पहले लगभग मान लीजिए 2 बुद्ध पुरुष यहाँ पर हुए, बुद्ध और महावीर। और ये माना जाता है कि ये कहा जाता है कि उन्होंने संस्कृत भाषा का आधिपत्य तोड़ने के लिए एक ने प्राकृत चुनी और एक ने पाली चुनी। उन्होंने संस्कृत को नहीं चुना इसलिए कि संस्कृत जो है उस पर एक वर्ग का अधिकार, इसलिए हम लोक भाषा के तौर पर इन भाषाओं का प्रयोग करेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा को अपनाया और महावीर ने प्राकृत को। ठीक है, प्रशंसा का विषय है। लेकिन क्या ये दोनों धर्म बिना संस्कृत की सहायता से आगे चल पाया? नहीं, क्योंकि एक निश्चित के बाद आप देखेंगे कि अशोक के बाद जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए सारे संस्कृत में हैं। क्यों नहीं उन्होंने संस्कृत को अपनाया, पाली को अपनाया? क्यों नहीं पाली को अपनाए रखा? एक पक्ष। दूसरा पक्ष प्राकृत की बात कर लें, वो भी उस कालखंड के बाद जितने भी इनके विशाल महान और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वे सारे संस्कृत में लिखे गए। क्यों लिखा? उन्होंने समझा कि केवल लोक भाषा मात्र से हम अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार है नहीं कर पाएंगे, इसलिए न चाहते हुए भी उनको संस्कृत के शरण में आना पड़ा, क्योंकि संस्कृत की व्यापकता, संस्कृत की पहुंच इतनी अधिक थी जितनी अधिक आज ऑल इंडिया रेडियो का है। इसका कोई विकल्प नहीं है। पंकज जी, यहाँ ये माने कि क्या किसी जमाने में संस्कृत पूरे उपमहाद्वीप की भाषा थी? जी, 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में वियतनाम की दूसरी राजभाषा संस्कृत है, जिसे हम चंपा नाम से पहले जानते थे। आप अगर इंडोनेशिया जाएं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। मलेशिया जाएं, ये नाम में ही देखिए ना आप, मलय शब्द है मलेशिया में। इनका पुराना नाम श्याम है। ये जितने भी कंबोडिया, कंबोज, ये सब जितने भी हैं ये हमारे पास हैं। हमारा आपको मलेशिया में 20,000 अभिलेख संस्कृत का मिलेगा। इंडोनेशिया में पूरा का पूरा बाली द्वीप है जो हिंदू और पूरी तरह से डोमिनेटेड है, और इंडोनेशिया में आज भी वो भयंकरा और क्या कहा गरुड़ जो उनके विमान और आदि का नाम है, एजेंसी का नाम है। ठीक है,
समय के हिसाब से चीजें हमारे से छिनती चली जा रही, लेकिन जो व्यापकता है, लेकिन जो पहुंच है, लेकिन जो प्रचार प्रसार है, ये पूरे के पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया है वो उसमें हमारा था, हमारा है। हम इसको कभी भी नहीं कह सकते। हाँ, आप अगर ये कहें उनके सारे प्रमाण को ही कहीं आप छिपा दें तो बात बन सकती है कि भाई कैसे कह रहे हैं आप, लेकिन प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमें किसी मंच पे खड़े होकर के ये बताने की जरूरत नहीं है। उनकी संस्कृति, उनका साहित्य, उनकी लोक परंपरा ही पर्याप्त है यह कहने के लिए कि संस्कृत और हमारा जो भारत का जो प्रभाव था वहां तक था। आपने थाईलैंड का नाम लिया, आप वहां के देखिए जाके एयरपोर्ट पे, वो तो पूरा हमारा समुद्र मंथन का दृश्य है, नाम ही स्वर्ण भूमि है। बताइए, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है। आपका प्रश्न, उसका अगर ऑब्जेक्टिवली आंसर लें तो उसका एक ही आंसर है कि हाँ, भारत और संस्कृत का प्रभाव पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर था। पंकज जी, अब थोड़ा सा चलते हैं भाषा विज्ञान पर। भाषा विज्ञानी संस्कृत को इंडो आर्यन वर्ग एक को बताते हैं, और यहाँ पर एक भाषा विज्ञानियों का बहुत बड़ा वर्ग है और इसमें सत्य भी है। वो ये कि जो अवेस्ता, पुरानी फारसी जिसे माने, उसमें लगभग 50 से 60% शब्द संस्कृत के पाए जाते हैं। यानी हमारे यहाँ से लेकर ईरान तक और उसके आगे भी संस्कृत के प्रचार प्रसार के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। जैसे अंग्रेजी का टू है या लैटिन का टू है, वो हमारे द्वय से बना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के आपको अभी भी यूरोप में भी इस्तेमाल होते हुए मिलेंगे। भारोपीय भाषाएं जिन्हें आप कहते हैं। हम इधर तो चले गए पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ इसका कहाँ कहाँ तक प्रचार प्रसार था, और ये तमाम यूरोपीय भाषाएं और ख़ास तौर पर मध्य पूर्व की भाषाएं, इन पर संस्कृत का कितना प्रभाव, कब कितना था और कब तक रहा? देखें, भाषा में जब किसी दूसरी भाषा का सम्मिश्रण हो जाता है तो वो प्रभाव जो है वो अंत तक बना रहता है। आपने टू एंड आदि की बात की। सामान्य शब्द है स्वेट, पसीने के लिए प्रयोग करते हैं, संस्कृत में है स्वेद। इसलिए जो भाषा का प्रभाव है, पहले तो उसकी चर्चा बाद में हम करें, लेकिन जहां तक प्रभाव है, देखिए हमारा स्थान संस्कृत का सब जगह जाकर स्थान बना है, और इतने सारे देश हैं, इवन पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये स्थान का ही तो भ्रंश। जी, मैं और भी 2-3 शब्द आपको दे रहा हूँ। एक शब्द है अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं। अब देखिए ये कैसे संस्कृत से बना है। जो वाराणसी है, वाराणसी क्या बन गया? बनारस। र इधर आ गया और न इधर आ गया। अब अस्तबल पे आप ध्यान दीजिएगा। ब को स के साथ जोड़िए अश्व, और जो अस्त है त को उधर जोड़िए, जो अश्व तल। अश्व यानी घोड़ा जहां, और तल यानी रहने की जगह, यानी घोड़ा जहां पर रहे वो अश्वतल है, और वही विपर्य होकर के अस्तबल बना। जो जहां तक प्रभाव की बात है, मैं इस प्रभाव को वैश्विक मानता हूं। वैश्विक इसलिए मानता हूं कि केवल अगर आप अंग्रेजी मात्र को पकड़ें तो जहां जहां अंग्रेजी भाषा बोली जाती होगी, बोली जाती है या बोली जाती जाएगी, वहां वहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संस्कृत प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। अब रही बात ये कब से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। 1400 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख है जिसको कि कस्सी और मितन्ना का अभिलेख कहते हैं। कदाचित उसी अभिलेख की शब्दावली को एकत्रित करके हिब्रू भाषा का उद्भव माना जाता है। उसमें आपको वैदिक देवता इंद्र का, इसी तरह से मित्रा वरुण का, ऐसे देवताओं का वहां पर नाम प्राप्त होता है कि जिनको साक्षी मान करके उन्होंने संधि की थी। केवल भाषा ही नहीं, हमारे प्रधान पुरुष भी वहां तक पहुंच रहे हैं। तो इसलिए जो प्रभाव जहां तक है, आपने पश्चिम की बात की, आप यूरोप तो समाहित है ही। अभी बड़ा सुंदर मन की बात जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी आया है, जिसमें कि आप पाएंगे उन्होंने लिथुआनिया को कोट किया है कि वहां पर क्या है। और मेरा यह सौभाग्य है कि लिथुआनिया की राजदूत से मैं मिला था और उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी लिथुआनियन लैंग्वेज और संस्कृत की डिक्शनरी दी, इनवाइट भी किया था। आश्चर्य लगेगा कि ऐसा भाषाई साम्य है कि हमें लग रहा है कि हमारे दादा परदादा वहां रहते थे, वो अब वहां से उठ के यहां आ गए और वो जो अपनी भाषा छोड़ गए वो भाषा बोल रहे हैं। केवल प्रादेशिक उच्चारण भिन्नता के कारण उस शब्द में परिवर्तन हो गया है, और स्वाभाविक रूप है। जैसे हमारा नमस, हाँ, फारस में जाके नमाज हो गया। अब यहां आप देखिए कि हम अगर केवल 2-4 राज्यों पर कंसंट्रेट करें तो एक ही शब्द को लेकर के पंजाब के लोग कुछ बोलेंगे, बिहार के लोग कुछ बोलेंगे। पंजाब में प्रभाव है और रहेगा। देखिए, अगर भाषा विज्ञान के इस मौलिक परिवर्तन को हम चिन्हित करते हैं कि अगर पंजाब में स्कूल सकूल हो रहा है और बिहार में
स्कूल हो रहा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। तो हमें उन भाषा वैज्ञानिकों को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संस्कृत के ये शब्द वहां पर जाकर के टंग ट्विस्ट के कारण उन्होंने अपना रूप स्वरूप बदल लिया है। इसलिए भाषाई दृष्टि से मैं केवल पश्चिम की बात नहीं, मैं ग्लोबल में बात कर रहा हूं, मैं वैश्विक बात कर रहा हूं। कई सारे आप देखेंगे, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे आपको अमेरिका हो, कनाडा हो, इन सारी जगहों पर संस्कृत व्याप्त है, उनकी भाषाओं में व्याप्त है, उनके लोक व्यवहार में व्याप्त है। आज कौन नहीं प्रणाम करता। मैं उदाहरण दूंगा कि टॉम एंड जेरी, उस सीरियल को देखिए आप, बच्चों का उसमें जब जेरी को बांध करके पटरी पे लिटा दिया जाता है तो वह हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रे करता है बचने के लिए। यह कहां की संस्कृति है? वहां की संस्कृति नहीं है। यह हमारी भाषा और हमारी संस्कृति का प्रभाव है जो वहां तक है। इसीलिए न केवल लोक व्यवहार में, वहाँ के साहित्य, वहाँ के मनोरंजन में सर्वत्र जो है ये संस्कृत विद्यमान है और विद्यमान रहेगा। पश्चिम अपने अहंकार में ही सही इन चीज़ों को नकारता है कि संस्कृत से ना तो हमारा कोई संबंध रहा, ना भारतीय भाषाओं से, ना भारतीय संस्कृति से, क्योंकि बहुत सारे पश्चिम के लोग रोमन संस्कृति या ग्रीक संस्कृति उस पर तो गर्व करते हैं, यहाँ तक कि फारस की संस्कृति से भी उनका खिलाफत रहती है। भारतीय संस्कृति और इसके प्रभाव को स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों उठेगा उनके लिए? आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा का जो प्रथम छात्र होता है ना, उसी से सेकंड आने वाले छात्र की ईर्ष्या होती है। फर्स्ट सेकंड वाले से ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि वो फर्स्ट आ रहा है। उसी तरह से संस्कृत प्रथम, संस्कृत और भारत की जो संस्कृति ऐसी संस्कृति रही है जिन्होंने दुनिया को सीख दी। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, आप हमारे साहित्य को, हमारे इतिहास को, हमारे शास्त्र को, हमारे ग्रंथ को पढ़िए। अगर चलिए हम न्याय, वैशेषिक, वेदांत, शंकर की बात नहीं करते हैं, हम बुद्ध और महावीर की तो बात करेंगे। बुद्ध को तो वे स्वीकार कर रहे हैं, बौद्ध संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, और जब भी वह बौद्ध दर्शन को स्वीकार कर रहे हैं तो वो हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि बौद्ध दर्शन के सारे ग्रंथ संस्कृत में है। वो लाख मना करे, लेकिन एक बात जरूर होती है, इसके पीछे हम भी कारण हैं। हम कारण क्या हैं कि एक मूर्ख अगर विदेशी विद्वान मंच पे आकर के संस्कृत के बारे में कुछ भी कह दे, हम तालियां बजा देते हैं कि अरे अमेरिका का वो आया और यह कह के गया, देखो। लेकिन यही हमारे घर के विद्वान मंच पर चीख चीख कर अपने बारे में सुंदर सुंदर बातें बताएं तो पब्लिक वहां पे जम्हाई ले रही होती है, पब्लिक वहां पे ऊँग रही होती है, लेकिन उनके हाथ से ताली नहीं बजती क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमने उनको स्पेस दिया कि आओ और हमारी आलोचना करो। हमने मैक्स मुलर को एक प्रतिष्ठा दे दी, ऐसी प्रतिष्ठा दी कि नाम बदल करके उसको हमने मोक्ष मूलक कह दिया। बताइए इससे अधिक और क्या हो सकता है? हमने खुद आमंत्रित किया अपनी आलोचना को, और अब वो आलोचना जब हमारे सर के ऊपर के नृत्य कर रही है तो निस्संदेह हमें ऐसा कष्ट होता है। लेकिन यह सत्य है कि सांच को आंच नहीं, संस्कृत के लिए इस प्रकार कहने वाले को खुद, क्योंकि वही कई जो पढ़े लिखे विदेशी विद्वान है वो तो आके तारीफ करते हैं। आखिर क्या कारण है कि गेटे को कहना पड़ा कि ऐश्वर्यम यदि वांछसी शाकुंतलम सेव्यताम, कि अगर आप काव्य का ऐश्वर्य देखना चाहते हो तो आप जाकर के अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो। गेटे जर्मन है, उन्होंने कहा। तो जो यथार्थ विद्वान है, यानी इसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताने के बजाय शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास बताया जाना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा क्योंकि ये एक भ्रम है। इसलिए कि विलियम जोन्स ने 1782 और 83 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और वो लेकर के गए, अपना लंदन लेके गए, यूके लेकर के गए और विद्वानों को उन्होंने दिखाया। अब विद्वानों को जब उन्होंने दिखाया तो भाई कालिदास को सत्य है कि वहां कोई नहीं जानता है, तो वो उनको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे तुम्हारे शेक्सपियर उसी तरह कालिदास, तो कालिदास वहां के शेक्सपियर है। अगर लोगों को स्थापित करने के लिए इस प्रकार के उदाहरण लौकिक दिए जाते हैं तो हमारे लिए दुख का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे ना, बचपन थे, क्रिकेट खेलते थे तो कहते थे मैं क्रिकेट का गावस्कर हूं, मैं क्रिकेट का कपिल देव हूं। तो ये एक धारणा जो पैरेलल की है वो बनती है। हम लोगों ने इसकी व्याख्या एक विकृत रूप में प्रस्तुत की और तब हमें यह दंभ आया कि नहीं, शेक्सपियर को कहा जाना चाहिए वहां का कालिदास। और यह सत्य है, क्योंकि जो बहुमुखता, जो एक वैरायटी ऑफ लिटरेचर, भाषा का सौंदर्य जो कालिदास में है वो शेक्सपियर में नहीं है। कालिदास ने महाकाव्य की भी रचना की, नाटक की भी रचना की, और जो उसका मेघदूतम है वो तो माइलस्टोन है, मील का पत्थर है।
जो उन्होंने ऋतुसंहार की रचना की। तो उस रूप में जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, काव्य देखिए, नाटक देखिए, हम दोनों में जब तुलना की बात करेंगे ना, तो निस्संदेह कालिदास काफी आगे है। लेकिन अगर विश्व को इंट्रोड्यूस करना होगा कालिदास को, तो अपने किसी क्षेत्रीय विद्वान से वो जरूर तुलना करेगा कि जैसे तुम यहां पर उनको पूजते हो, उसी तरह कालिदास की पूजा भारतवर्ष में होती है। इसलिए कालिदास जो है भारतवर्ष का शेक्सपियर है। पंकज जी, अब वर्तमान पर आते हैं। संस्कृत जो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट या आज 6वीं या 7वीं या 8वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके जो विषय होते हैं उसके साथ में एक सब्जेक्ट कई दफ़े उनको एक चुनना पड़ता है, उसमें से वो संस्कृत ले लेते हैं और उसमें वो लकार वगैरह कुछ पढ़कर बोर होकर संस्कृत को एक बोर सा विषय मानकर छोड़ देते हैं। और आम आदमी तक संस्कृत को एक बोर सब्जेक्ट या ऐसी भाषा जो किसी ज़माने में रही होगी, इस धारणा में ही संस्कृत को आम आदमी सिमेट देता है। ये स्थिति कैसी है और ये कैसे बदलेगी? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग भी उसी शिक्षा पद्धति से निकल कर आए हैं। किसी भी विषय को जो मनोरंजक बनाता है ना, वो रिसोर्स पर्सन बनाता है। किसी भी बात में जो रोचकता लाती है, संस्कृत आदि विषय है, अगर उसको रोचकता से अगर क्लास में बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके नहीं पढ़ाया जाए और उनको प्राचीन वो पद्धति में चला जाए, वो बच्चे जो आज गूगल से और व्हाट्सएप से और मोबाइल से अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पर तो निरस्ता आएगी ही, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जो ये आधुनिक अचानक ये जो 10-15 वर्ष से एक क्रांति आई है संस्कृत के पुनरुत्थान की, उसमें जिस तरह के ऐप्स बन रहे हैं, उसमें जिस तरह की चीज़ें हमें बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वो बच्चों में वो रुचि आई है। और आज आप जानकर के आश्चर्य लगेगा कि पूरे भारतवर्ष का सबसे जो बड़ा संस्कृत विभाग है वो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जहाँ पर कि आप पाएंगे कि लगभग बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है दिनों दिन। और कोई भी ऐसा जो कॉलेज नहीं है जहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। वो संस्कृत विषय से प्राप्त ज्ञान को लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो स्कूली शिक्षा है उसमें सुधार की आवश्यकता है, परिष्कार की आवश्यकता है और कुछ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है जो बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। अन्यथा संस्कृत में सब कुछ है, सारे खेल हैं, पंचतंत्र तो वहीं से है, हितोपदेश वहीं से है। पूरी दुनिया जानती है सिंहासन बतीसी, संस्कृत में है सिंहासन द्वात्रिंशिका जिसका अनुवाद है। पूरी दुनिया जानती है तोता मैना की कहानी, शुक सप्तति है संस्कृत उसका मूल, उसका अनुवाद है ये। तो इस प्रकार बेताल जो वेताल पंचविंशति का, वो उसी का अनुवाद है बेताल 25। क्या नहीं है हमारे यहाँ? हमने क्या क्या, आप जितने भी स्कूल हैं आप जाकर के देखें, वहां पर वो जो हैरी पॉटर कहते हैं पढ़ने के लिए, वे वहां पर विश्व के दूसरे साहित्य जो बच्चों के वो पढ़ने के लिए कहते हैं। हमारे स्कूल में ये कभी नहीं कहा जाता कि इसको पंचतंत्र पढ़ाओ, या इसको जो एक समय जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो आने वाली जो बालकों की कहानी होती थी, गुरु और शिष्य की कहानी, छूट गया, वो नहीं पढ़ा, हम लोगों ने उसकी पढ़ाई की। तो आप कहते जैसा खाएंगे वैसा आपका चिंतन होगा, तो जैसा आप पढ़ने के लिए देंगे उसी प्रकार उनमें होगा। देखिए, उनको 3rd या 4th स्टैंडर्ड से उनके हाथ में इंग्लिश की किताब पढ़ने के लिए पकड़ा दी जाती है, अल्फ़ाबेट नहीं सिखाया जाता। लेकिन यहाँ जब बच्चे को 6th में आप आके अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, तो देखिए कितना आपका बौद्धिक अंतर है, कितना चेंज हो जाता है। ये संस्कृत के साथ परेशानी है, प्रयास चल रहा है और सुंदर भविष्य की हम कामना करते हैं। पंकज जी, भविष्य के साथ जुड़ा एक प्रश्न और है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संस्कृत की बहुत बात करते हैं और वे ये भी बात करते हैं कि संस्कृत भारतीय भाषा कम है और वैश्विक भाषा ज़्यादा है। बार बार इस बात पर वो जोर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बार बार कहते हैं, क्या इसका भी हमारे संस्कृत भाषा के एक अच्छे भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा? जरूर। मैंने अभी अपने वक्तव्य में शुरू में कहा था, राजनीतिक संरक्षण। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह बात कह रहे हैं तो आप समझिए कि संस्कृत को एक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और यह संरक्षण अगर नहीं मिलेगा, किसी भी भाषा के साथ ले लीजिए, आप देखेंगे कि कई सारे राज्यों की भाषा द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू बना दी गई, वो भाषा फलने फूलने लगी, संस्कृत कहीं की भाषा नहीं रही। लेकिन जब बड़े मंच से, वैश्विक मंच से, जब G20 का स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम रखा जाता है, और है भी सुंदर, हाँ, तो कह रहे हैं, तो निस्संदेह संस्कृत जो है वो वैश्विक भाषा है और वैश्विक भाषा बनेगी। संस्कृत का भविष्य अत्यंत सुंदर है। बस प्रार्थना यही है कि जिस प्रकार का चिंतन नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं, वह चिंतन बना रहे और उस चिंतन का परिणाम निकलता रहे। आप थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में संस्कृत भाषा विभाग के अध्यक्ष पंकज कुमार मिश्र। साथियों, संस्कृत भाषा ही नहीं, भारत और भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान है। भाषा और संस्कृति वैसे भी तो एक दूसरे से जुड़ते हैं।
हमारी संस्कृति और हमारी भाषा, इन पर गर्व अवश्य करें। तभी तो भारतीय राष्ट्र की पहचान पर हम अभिमान कर पाएंगे। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर